Now the today's session is on the ASP.NET MVC. Okay, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इस आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी यूजिंग इट। यानी अगर मैं किसी शख्स से कहता हूँ कि दिस आर्किटेक्चर इज द फ्यूचर ऑफ द डेवलपमेंट, दिस आर्किटेक्चर इज द फ्यूचर ऑफ द वेब आर्किटेक्चर्स, ठीक है, या आने वाले वक्त के अंदर मैक्सिमम लोग इस आर्किटेक्चर के ऊपर होंगे, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर वाई 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 वी आर यूजिंग, वाई वी विल यूज इट, हम इसे क्यों इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेट्स टेक अ टूर ऑफ इट ना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ASP.NET का जो भी आर्किटेक्चर है दैट इज फॉलोइंग दी कहना चाहिए द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ASP.NET, ठीक है। दैट ASP.NET इज द ओल्डर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बेसिकली चलता है, और जो भी लाइब्रेरीज और जो भी इसके रूल्स हैं वो उस फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जब हम बात करते हैं ASP.NET MVC की, तो वो भी कोई नया मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड और रूल्स सारे पुराने हैं, ठीक है। वही जो ASP.NET जिन रूल्स और रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहा है, ये लोग भी ASP.NET MVC भी उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा है। बट द डिफरेंस इज दैट कि उन्होंने उन्हीं रूल्स को लेके उसके अंदर कुछ अ, अ, नए स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके एक नया फ्रेमवर्क सामने रख दिया, दैट इज द ASP.NET MVC, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें थी जिनको उन्होंने मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो फर्स्ट थिंग इज नोन एज द clear separation of logics in between the model, view and controller. Now the first thing is we have to study, or we have to learn about that what is the MVC, ठीक है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि MVC है क्या। M stands for model, and V stands for view, and C stands for controller. तो इसको मॉडल का M ले लो, व्यू का V ले लो, कंट्रोलर का C हाँ ले लो, और सर। एक्चुअली बोले बेटा। सर माइक थोड़ा सा पीछे कर लें, वो हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो अब हमारे पास जो मॉडल है, व्यू है और कंट्रोलर है, उस मॉडल और व्यू कंट्रोलर के अंदर आप उनके पहले पहले कैरेक्टर्स को ले लीजिए, तो वो आप एक्चुअली MVC कहलाता है। और MVC ऑल्टरनेटिव है ASP.NET वेब फॉर्म्स का। तो इससे पहले हम लोग जो भी यूजर इंटरफेसेस, जिस यूजर इंटरफेसेस पे काम कर रहे थे और जो कंट्रोल्स हम यूज कर रहे थे इससे पहले, दैट इज द अप्रोच ऑफ द वेब फॉर्म्स, ठीक है। हम उसमें वेब फॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे थे। बट अब जो हम काम करेंगे, हम काम करेंगे MVC आर्किटेक्चर के ऊपर। अब इसके अंदर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर को अलग अलग करने का क्या तरीक़ेकार, या मतलब क्यों हमने किया। एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज टू मेक अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को हम लोग यहाँ क्यों कहते हैं, इससे पहले आप लोगों ने देखा था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेयर्ड आर्किटेक्चर को पढ़ा था, और हमने कहा था कि जी एक प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर हमने कहा कि एक जो है वो बिजनेस लॉजिक लेयर है, फिर हमने एक कहा कि एक डेटा एक्सेस लेयर है, और फिर हमने उनको लिंक कर दिया, ठीक है। यानी एक दूसरे लेयर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उनके इंस्टेंसेस बना के और उनको कॉल कर लिया, उनके मेथड्स को।
But the thing is that कि there is a huge dependency, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा dependency आ गई थी उन layers के दरमियान। और ऐसा सिलसिला था कि अगर एक layer अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकती तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरी लेयर भी नहीं चलेगी, बिकॉज ऑल लेयर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इन दैट केस इस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए जो मेन रोल था, वो मेन रोल क्या था? वो मेन रोल ये था कि जी उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए, उस डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाए। उस बिहाफ के ऊपर हुआ ये कि हमने इन्होंने जो ये नया आर्किटेक्चर बनाया बताया ASP.NET MVC ने, उस नए आर्किटेक्चर को देखते हुए उन्होंने इस डिपेंडेंसी को रिमूव किया। अब द थिंग इज कि यहाँ पे भी मॉडल हमारी बिजनेस लॉजिक है एक्चुअली। मॉडल एक्चुअली हमारी डेटाबेस है। हमारा कंप्लीट डेटाबेस का स्ट्रक्चर ये रिट्रीव कर लेते हैं। कंट्रोलर ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन है। और एक्चुअली व्यू आपका यूजर इंटरफेसेस है या प्रेजेंटेशन है। तो आप देखो यहाँ पे भी हमारे पास वही तीन है। एक तो हमारा डाटा, सारा डाटा मॉडल के अंदर है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक्स जो है वो सारी कंट्रोलर के अंदर है। और हमारा जो व्यू है ये हमारी प्रेजेंटेशन है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी वही तीन लेयर्स हैं, बट उनका नाम डिफरेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये तीनों लेयर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि कोई व्यू हो जिसका जिसमें मॉडल कॉल ना हो रहा हो, या ऐसा कंट्रोलर है जिसका व्यू ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे है कि एक व्यू है जिसका इसमें मॉडल कॉल ना हो रहा हो, या एक कंट्रोलर है उसका व्यू ना हो, ये हम प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे कि क्या ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पे इनकी इनके ऊपर जो डिपेंडेंस इनकी जो डिपेंडेंसी कंसर्न्स है वो इस तरह से खत्म हुए, या इनकी डिपेंडेंसीज रिमूव हुई हैं। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस डिजाइन इस पैटर्न को किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले तो हमने कहा था कि क्लियर सेपरेशन ऑफ लॉजिक्स, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, इसके ऊपर हमने बात की। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द टेस्ट ड्रिवन डिप्लॉयमेंट। होता क्या था बेटा, जो पुरानी डेवलपमेंट थी उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब डेवलपमेंट करता था तो देयर इज नो टेस्टिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, कोई टेस्टिंग रूल्स और प्रोसीजर्स मौजूद नहीं थे। किस चीज के लिए? वो टेस्टिंग रूल्स और प्रोसीजर्स एक्चुअली ये देखते थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो डेवलपमेंट की है वो क्या की है, और क्या वो जो डेवलपमेंट हुई है वो ठीक है भी या नहीं। ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग यूनिट टेस्ट भी कहते हैं। और यूनिट टेस्ट से मुराद ये है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको कहना चाहिए कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, तो उस केस के अंदर वो ये नहीं देख पाता था कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, अक्सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर की भी बात आ जाती है कि अक्सर वो जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता था तो उसको यूनिट टेस्ट करता था। यूनिट टेस्ट करने के बाद उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज नहीं देखता था। यानी एक आपने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल के अंदर कोई स्क्रीन डेवलप की। अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्क्रीन आप डेवलप कर रहे हो उसके अंदर कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो डिपेंडेंट, अगर उसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे स्क्रीन के ऊपर है या उसके किसी पैरामीटर के ऊपर है, तो वो अगर चेक नहीं हो रही है उस केस के ऊपर, तो वहां पे यकीनन आपकी एप्लीकेशन क्रैश करेगी। तो सिलसिला क्या होता था? सिलसिला ये होता था कि उस वक्त कोई ऐसा टूल नहीं था। यानी हमारा जो ASP.NET का पुराना आर्किटेक्चर है उसमें कोई ऐसा टूल नहीं था जो कि ये देखे
कि अगर आपने एप्लीकेशन के एक एरिया में कोई चेंज किया है, किसी स्क्रीन में कोई चेंज किया है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी स्क्रीन के ऊपर तो नहीं आ रहा, किसी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो नहीं आ रहा। यानी अगर एक क्लास में आपने कोई चेंज किया है तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी क्लास में तो नहीं आ रहा। तो ये मैकेनिज्म पहले नहीं था। और होता क्या था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जब कोई नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी एप्लीकेशन के ऊपर आता था, उसके कोड के ऊपर आता था, तो उसको अंदाजा नहीं होता था कि एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस होने से और किस किस कोने के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ASP.NET MVC में बाकायदा एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है which is known as the test driven deployment, development, test driven development। और ये एक्चुअली इसकी शॉर्ट फॉर्म TDD भी कहलाती है। टेस्ट का T और D का D और डेवलपमेंट का D। एक्चुअली ये प्रोसीजर, ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कि ये कहाँ पे होता है और कैसे है। हाँ, रन करना हम यकीनन जब इसका टॉपिक की बारी आएगी तो हम इसको रन करके देखेंगे कि कैसे हम इसको यूनिट टेस्ट करते हैं। और एक्चुअली ये बहुत पावरफुल फीचर है। और इससे होता क्या है कि एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी कोने में कोई भी चेंज करते हो तो ये उसका इम्पैक्ट बाकी एप्लीकेशन के ऊपर बता देता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल जो इससे पहले हमारे प्रीवियस ASP.NET आर्किटेक्चर के अंदर नहीं था। और एक्चुअली इसके अंदर भी हमारे पास डेटा मॉडल और डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरे एंड पे हमारे पास यूज़र एक्शंस होते हैं। एंड दैट यूज़र एक्शंस बेसिकली द प्रोसेसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल और स्क्रीन। ठीक है, इसको आगे चल के देखेंगे हम कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। इसके अलावा अगर सर हम इसका फायदा क्या होगा? मैंने इसका फ़ायदा बता दिया है। इसका फ़ायदा यही है कि एप्लीकेशन में अगर एक जगह पे कोई चेंज आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी एप्लीकेशन में, यानी उसी एप्लीकेशन में उसका इम्पैक्ट और दूसरी स्क्रीन्स पे कहाँ कहाँ होगा। तो पहले ही होता था कि सर अगर इम्पैक्ट की बात आई तो मतलब मैंने अगर कोई किसी एक सिंगल मॉड्यूल में कोई चेंजिंग की है तो ये इसको फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करेगा, ये मतलब इस बात का? एग्जैक्टली वो दूसरे दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर भी उसका चेंज दिखेगा जाके। ठीक ठीक है है, सर, आगे समझ और में। एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल फीचर जो इससे पहले नहीं था। और जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे वो अक्सर ये काम नहीं, या यूनिट टेस्ट करते हुए ये चीज़ें नहीं देखते थे, जिसकी वजह से एक चीज़ में तो उनकी बड़ी शाबाशी दी जाती थी कि अच्छा कि आपने ये चीज़ बना दी, और दूसरे एंड के ऊपर जो है वो अच्छी खासी सुन भी लेते थे, क्योंकि एक बने बनाए मॉड्यूल के ऊपर जो है वो क्रैशिंग आना शुरू हो जाती थी। तो उस केस के अंदर उन्होंने इस ASP.NET आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी ताकि किसी भी यूज़र को उसमें कोई इश्यूज ना हो। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जब वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लें तो एट द एंड, या वो कोई भी मॉड्यूल में चेंजेस कर लें तो एट द एंड इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लें, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को, तो वो ऑटोमेटिकली उसके इम्पैक्ट्स आपको बता देगी। बहरहाल उसके बाद और आगे चलते हैं। ये एक और मेजर एडवांटेज है हमारे, कहना चाहिए ASP.NET MVC आर्किटेक्चर का, दैट इज फुल कंट्रोल ओवर द HTML एंड JS। यानी इस आर्किटेक्चर के अंदर अगर देखा जाए तो HTML के ऊपर और जो जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है। पहले होता ये था कि जावा स्क्रिप्ट्स को आप अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आप लिखते थे तो आप उसके अंदर बाकायदा टारगेटेड इवेंट बताते थे। आप उसके क्या कहना चाहिए, उसके आर्गुमेंट की वैल्यूज बताते थे, और उसके बाद आप बाकायदा उस फॉर्म को सबमिट करते थे पोस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास जहाँ ऊपर जितना भी है, मतलब कहना चाहिए हमारा जो इसका आर्किटेक्चर MVC का ये कंप्लीट HTML बेस्ड है। और यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो ये आर्किटेक्चर है इसमें क्या है, इसमें HTML और JS आपके मैसअप नहीं हुए हुए। मैसअप कहते हैं कि मिक्स फॉर्मेट नहीं है। प्रीवियस आर्किटेक्चर जो था जिसमें हम ASP.NET का पहले वाला पुराना आर्किटेक्चर जिस पे आप लोगों पे मैंने काम करवाया है, उसके अंदर ये था कि HTML और जावास्क्रिप्ट मैसअप हुई हुई होती थी।
यानी अक्सर जगहों पे लोग जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर ही लिख रहे होते थे, ठीक है, वो एक अलग बात है, वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्सेप्ट्स भी थे, बट यहाँ पे आर्किटेक्चर में ना इसको कम्प्लीटली अलग किया हुआ है, यानी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने की कतई कोई परमिशन नहीं है यहाँ पे JS को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है और उसको इस्तेमाल करने के रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल वेब फॉर्म्स की तरह मैसअप नहीं किया हुआ, मिक्स नहीं कर दिया चीज़ों को एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से HTML आपको बिल्कुल अलग से दिख रही है और जावास्क्रिप्ट आपको बिल्कुल अलग दिख रही होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे ये था कि पुराने आर्किटेक्चर में हम यही काम कर सकते थे, HTML और JS की डिपेंडेंसी को अलग अलग, लेकिन वहाँ पे सारी एफर्ट्स हमारी होती थी कि हम फाइल्स भी अलग बनाएं JS की, बारी बारी उनको लिंक भी करें, HTML के आर्किटेक्चर को भी खुद लिख, उसके पेज को भी खुद लिखें, HTML वाले को, JS को भी वहाँ पे खुद लिखें, बट यहाँ पे ये है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अभी हम उसका रिव्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। द थर्ड थिंग इज फ्रेंडली URLs। अच्छा, फ्रेंडली URLs का कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है कि अगर आप देखें कि हमारे पास जो पुराना आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले तो देखें कंप्यूटर के अंदर फिजिकल लोकेशंस कैसे आती थी। आप इस तरीके से कोई भी पाथ बताते थे, ये इसकी फिजिकल लोकेशन, लाइक सी में, आईनेट पब में, www रूट में, वेबसाइट में एक पेज है दैट इज product.aspx, तो आपने क्या किया हुआ, आपने उसकी फिजिकल पाथ बताई हुई है, ये फिजिकल लोकेशन बताई हुई है, बट ASP.NET उसको किस तरीके से लेता था, HTTP फिर आपका जो भी डोमेन का URL है या जो भी डोमेन नेम है, आपने डोमेन नेम डाल दिया और फिर स्लैश डाल के आप अपने उस पेज को एक्सेस कर लेते थे। अगर कोई और फोल्डर इसमें बना होता था तो हम बाकायदा उस फोल्डर को उस ASP.NET स्टाइल के अंदर कॉल करते थे, तो इसका मतलब क्या था कि हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली एक्सपोज होता था और हमारे फिजिकल पेजेस जो हैं वो उनकी पाथ के वो पेजेस कहाँ पड़े हुए हैं, फिजिकल लोकेशन उसकी आराम से रिट्रीव हो सकती थी, जिसके बिहाफ पे अक्सर वेबसाइट्स इजीली हैक हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी फिजिकल रिसोर्सेज की लोकेशंस आप इजीली एलोकेट कर सकते थे। तो MVC स्टाइल के अंदर इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। उन्होंने जो फिजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी कहना चाहिए किसी भी पेज का, उन्होंने उसकी फिजिकल लोकेशन को हाइड कर दिया है और एक्चुअली अपने राउटिंग URLs को बिल्ड किया है। वो राउटिंग URLs किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बट वो राउटिंग URLs कभी भी आपको उस पेज की फिजिकल लोकेशन नहीं बताते कि वो किधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको आके भी हम देखते हैं कि ये फ्रेंडली URLs किस तरीके से MVC हमें देती है और ना कि एक फिजिकल URL, ठीक है। तो फिजिकल लोकेशन हमें एक्सपोज नहीं होने देती, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और आगे चलें, अब ये यहाँ ना पूरा एक राउटिंग का हमारा टॉपिक है आगे जाके नेक्स्ट वीक के अंदर, और उसके अंदर हम बहुत डिटेल में देख रहे होंगे कि एक्चुअली ये राउटिंग बनती कैसे है, राउटिंग काम कैसे करती है, फिर हम उसमें कस्टम राउटिंग देखेंगे या एट्रीब्यूट राउटिंग्स देखेंगे, फिर राउटिंग की टाइप्स भी होती हैं बहुत सारी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम कवर अप करेंगे कि ये राउटिंग किस तरीके से चलती है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सॉफ्टवेयर हाउसेस। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर अप्लाई करेंगे और आप कहेंगे कि जी मैं एज अ वेब इंजीनियर या एज अ वेब डेवलपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो है आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो और दूसरी चीज़ें हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दी फ्रेंडली यूआरएल्स हमारा हो गया है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इससे पहले जो हम काम करते थे दैट इज़ बेस्ड ऑन दी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग।
अच्छा, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होता क्या है बेटा, कि हम लोग सारा काम इवेंट बेस करते हैं। इवेंट बेस से मुराद है कि हमने एक बटन लिया और एक बटन के पीछे जाके कोड लिखा। कोड लिखने के बाद सर आवाज नहीं आ रही है। हमने एक बटन लिया और बटन लेने के बाद हमने उसके पीछे उसके क्लिक इवेंट पे जाकर के कोई भी कोड लिखा। तो वो जो क्लिक इवेंट के ऊपर हमने कोड लिखा है, एक्चुअली वो कोड ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले क्लिक इवेंट का कोड ही चले। तो तरीक़ेकार क्या था? तरीक़ेकार ये था कि सबसे पहले कुछ और इवेंट भी थे जो रन होते थे, जिसके अंदर हमारे पास प्री इनिट का इवेंट है, इनिट का इवेंट है, इनिट कंप्लीट है, प्री लोड है, लोड कंप्लीट है। तो ये वो इवेंट्स थे। देखें इसके अंदर भी आ रहा होगा बटन सबमिट अंडरस्कोर क्लिक। आई थिंक ये 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप 10th इवेंट का देखें सीक्वेंस, तो 10th इवेंट पे लिखा होगा बटन सबमिट अंडरस्कोर क्लिक। अब आप ये देखिए कि अगर आपने एक बटन के ऊपर क्लिक किया है तो उसके पीछे कितने सारे इवेंट कॉल हुए हैं, और हम जो सिर्फ बटन के क्लिक के पीछे का इवेंट कोड है वो चलाना चाह रहे थे। तो आप ये देखें कि इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ द इवेंट्स बिफोर दिस इवेंट। और एक्चुअली ये वो तमाम इवेंट्स हैं जो ASP.NET का कहना चाहिए पेज लाइफ साइकिल बना रही है। ठीक है, ये उसका पेज लाइफ साइकिल बिल्ड कर रही है। तो अगर आप इसको देखो बेटा, तो दैट इज टेकिंग अ ह्यूज कहना चाहिए टाइम ऑफ इट ना, ये अच्छा खासा टाइम ले रही हैं। अब इसको कहना चाहिए इम्प्रूव किया गया है इस ASP.NET MVC में। उन्होंने इन तमाम कहना चाहिए इन तमाम इवेंट्स को हटा दिया है और एक्चुअली इसकी जगह पे एक्शंस को लाके इंट्रोड्यूस करवाया है। और वो एक्शन है क्या? उन्होंने कहा कि देयर इज नो नीड टू रन ऑल द इवेंट्स। ठीक है, हर इवेंट को करने की जरूरत नहीं है, और सिंपली क्या करें, सर आपका माइक ऑफ हो चुका है। हाँ यार, तो सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि हमारे पास ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे MVC में हटा दिए हैं, इसकी जगह पे एक्शन आ गए हैं। और एक्शन की क्वालिटी क्या है? एक्शन की क्वालिटी ये है कि हर बटन के साथ एक यानी एक एक्शन उन्होंने बाइंड कर दिया, एक एक्शन लिंक कर दिया है। अब सिलसिला क्या है कि जब भी आप उस बटन को प्रेस करेंगे, डायरेक्टली वो एक्शन कॉल हो जाए और उस एक्शन के पीछे उसका कोड लिखा हुआ होगा। वेरी सिंपल। तो और बाकी आर्किटेक्चर के अंदर जो सारे इवेंट्स हैं, उन्होंने कहा दिया दीज इवेंट्स आर दी यूजलेस, इन इवेंट्स का कोई फायदा नहीं है और हम उसको एक्शन लेवल पे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर्किटेक्चर पहले से ज़्यादा एडवांस हो गया, बिकॉज क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जैसा पुराना आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर जब आप काम करते हैं या इस आर्किटेक्चर का रिजल्ट देखते हैं, तो आपको दोनों आर्किटेक्चर के, अगर एक सेम एप्लीकेशन का पेज बना हुआ है, तो दोनों के एप्लीकेशन के टाइम में, रिस्पॉन्स टाइम में आपको एक वाज़ेह फ़र्क दिखेगा। नेक्स्ट, इस MVC आर्किटेक्चर का एक फ़ायदा क्या है कि पुराने आर्किटेक्चर के अंदर हम CSS और JS इन दोनों में से किसी एक स्टाइल के अंदर लिखते थे। ठीक है, या वो हमारे पास अलग अलग CSS की फाइलें होती थी, या वो हमारे पास इन तीनों को मर्ज करके एक फाइल होती थी। अब ज़रा गौर से देखो कि अगर वो तीनों हमारे पास अलग यानी हम लोग कोशिश करते थे कि जी हम
CSS की फाइलें ना तोड़ के रखें, मतलब हर 1 या 2 पेजेस के लिए एक अलग फाइल रखें, ठीक है। बाकी जो हमारी साइट की जो मेन क्लासेस हैं CSS की, उसको हम एक सिंगल फाइल के अंदर रखें। तो फाइल तो फिर भी हमारे पास एक से ज़्यादा हो गई। अब उस केस के अंदर हमारा जो पेज है वो रेंडरिंग कैसे करेगा? वो रेंडरिंग बारी बारी करेगा, यानी पहले क्या करेगा, वो इस फाइल को रन करेगा, दैट इज type.css, और वापस जाएगा। फिर उसके बाद इसको रन करेगा, वापस अपने HTML के पेज पे जाएगा, फिर इसको रन करेगा, अपने HTML के पेज पे जाएगा। और आपने HTML के पेज में टॉप पे जो आपका हेड टैग है, उस हेड टैग के अंदर आपने इनके एम्बेडेड लिंक्स कॉल किए हुए थे कि जी टाइप को कॉल कर लें या लेआउट को कॉल कर लें CSS के फोल्डर से, या कलर को कॉल कर लें। तो वो HTML का एक पेज रेंडर होने के लिए बार बार एक एक फाइल को बारी बारी एक्सेस करेगा और रेंडर करेगा, और उसके बाद आपके HTML और आपकी फाइल के दरमियान ये पहली मूव होगी type.css की। उसके बाद फिर वो वापस आपके HTML के पेज पे जाएगा, तो नीचे देखेगा एक और लिंक लिखा हुआ है, फिर वापस आएगा layout.css पे, इसको रन करेगा, फिर वापस आपके HTML के पेज पे जाएगा, चेक करेगा क्या क्या HTML के पेज में कोई और CSS तो नहीं है, हाँ एक और दी है color.css, फिर वो वापस इधर आएगा color.css में, फिर वापस आपके HTML के पेज पे जाएगा। तो एक्चुअली दीज आर दी साइक्लिक आर्किटेक्चर। तो कोई ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए था। अच्छा, हाँ, लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा यार जो पुराना आर्किटेक्चर था उसमें उन्होंने कहा यार इसको अगर रिजॉल्व करना है ना, तो इन तीनों CSS को मिला के एक CSS बना लो, लाइक main.css। तो कुछ लोग ये भी करते हैं, बट होता क्या है कि वो main.css काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और हर CSS की क्लास को आपने उठाया, उठाने के बाद मर्ज करके एक बना दी। तो इस वजह से आपके पास बहुत सारी कहना चाहिए क्लासेस मर्ज होके एक फाइल में आ गई। जब आप उसको चेंज करने लगते तो दैट विल बी अ ह्यूज इशू, कि एक नया इशू आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी रेज हो गई। तो MVC आर्किटेक्चर ने क्या कहा, MVC ने कहा कि भाई आप इन तीनों फाइलों को अलग अलग ही रखें, आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, main.css बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अलग रखें। हाँ, मैं आपको एक ऐसा मैकेनिज्म देता हूँ जिससे एक ही वक्त में आप तीनों CSS को एक साथ कॉल कर लें। अब नाउ दिस इज द एडवांटेज। अब यहाँ क्या एडवांटेज है, यहाँ ये एडवांटेज है कि अब MVC में आप एक ही रिक्वेस्ट करेंगे और एक सिंगल रिक्वेस्ट इन तीनों फाइलों को रेंडर कर देगी। आपको बार बार जो है ना साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल आर्किटेक्चर जिसको हम लोग कहते हैं बंडलिंग। CSS और JS बंडलिंग भी कहते हैं इसे। तो ये बंडलिंग कैसे होती है, ये बंडलिंग कहाँ होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा जब हम रिकनेक्ट होंगे उसके फिजिकल आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, ये ASP.NET आर्किटेक्चर बहुत क्लियर है, इसके अंदर कंप्लीट तो नहीं बता रहा, बट ये हल्के से कुछ डायरेक्टरीज या कुछ फोल्डर्स के नाम है। पहला app_data है। ये क्या चीज़ है, ये है कि अब आप डेटाबेस पूरी के पूरी उठा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर ऐसी एप्लीकेशन जिसके डेटाबेस को आप चेंज नहीं करना चाहते इन फ्यूचर, यानी आप नहीं चाहते कि इन फ्यूचर उसकी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कोई चेंज करें, अब वो स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा सारी ज़िंदगी फॉर दैट एप्लीकेशन, तो आप क्या करें, उसको एप्लीकेशन के अंदर उस डेटाबेस को ऐप डेटा में जाके रख लें, क्योंकि जब भी आप उस एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे वो डेटाबेस आपकी प्रोजेक्ट के साथ पब्लिश हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट चेंजेबल। सेकेंड थिंग इज दैट कि उसमें कंटेंट का फोल्डर जो है आपकी CSS इमेजेस को रखेगा, कंट्रोलर्स का फोल्डर आपके पास आपकी जो लॉजिक्स हैं दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक्स, उनको अपने पास होल्ड करके रखेगा। मॉडल जो है ये आपके पास एप्लीकेशन लेवल की बिजनेस लॉजिक रखेगा जो कि किसी भी बिजनेस को शो कर रहा होता है। उसके बाद स्क्रिप्ट्स हैं, वो स्क्रिप्ट्स हमारे पास जावा स्क्रिप्ट और jQuery की लाइब्रेरीज को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। व्यूज हमारे पास HTML से रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन है उसको अपने पास रखते हैं।
इसके अलावा ASPX की ASPX या ASCX की जितनी भी लॉजिक है वो तमाम अपने पास। ASCX जो होता है एक्चुअली यूजर कंट्रोल होता है, यूजर कंट्रोल होता है। और एक्चुअली ये यूजर कंट्रोल जो है ये हम अपने HTML के प्रेजेंटेशन को ब्रेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से है। उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो एक्चुअली इट डिफाइंस द ओवरऑल द वर्क ऑफ द MVC कि MVC किस तरीके से काम करता है। हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द मॉडल, और मॉडल कौन सा मॉडल कॉल होगा, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मॉडल जो भी डेटा मॉडल से आ रहा है उसको वो व्यू पे शो कर देगा। ठीक है, व्यू मतलब आपके HTML में, और वो HTML एज अ रिस्पॉन्स आपको यूजर के सामने डिस्प्ले कर देगा। तो एक्चुअली these three defines the एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। तो हमारे पास ये जो होता है ये MVC का एक्चुअली वो ये MVC किस तरीके से काम कर रहा है ये उसका एक फ्लो है। ठीक है, अब अगर हम इस देखें कि MVC आर्किटेक्चर किस तरीके से काम कर रहा है, तो MVC आर्किटेक्चर ऐसे काम करता है कि आप सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं ब्राउजर से, और वो जो ब्राउजर है एक्चुअली दैट ब्राउजर हैविंग अ URL, और वो URL जब चलता है तो वो एक्चुअली आपके उस एप्लीकेशन के किसी पेज को एक्सेस कर रहा होता है। अच्छा, वो जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले जाती है राउटिंग इंजन के पास, एंड राउटिंग इंजन इज रिस्पॉन्सिबल टू रन दी कंट्रोलर, और कंट्रोलर जो है एक्चुअली वो बेस कर रहा होता है कि कौन से कंट्रोलर को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है या रन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी मैं स्टूडेंट के पेज पे जाना चाह रहा हूँ, या एक कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें मैं स्टूडेंट के पेज पे जाना चाह रहा हूँ, या मैं टीचर्स के पेज पे जाना चाह रहा हूँ, या फिर मैं स्टाफ के पेज पे जाना चाह रहा हूँ। तो वो डिफरेंट पेजेस हैं एक्चुअली। स्टूडेंट एक अलग मॉड्यूल है, टीचर्स एक अलग मॉड्यूल है, स्टाफ एक अलग मॉड्यूल है, अकाउंट्स एक अलग मॉड्यूल है। तो एक्चुअली हर एवरी मॉड्यूल हैज अ सिंगल कंट्रोलर, और हर कंट्रोलर यानी किस कंट्रोलर पे जाना है दैट आइडेंटिफाइज बाय द राउटिंग इंजन एक्चुअली। और राउटिंग इंजन ये डिसाइड करेगा कि आपने किस मॉड्यूल को एक्सेस करना है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फिर आप जब आप डिसाइड कर लोगे, राउटिंग इंजन डिसाइड कर लेगा कि हमें किस कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करना है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फिर उसके एक और स्टेप है कि हमें फिर उससे रिलेटेड डेटाबेस टेबल को कॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें उससे रिलेटेड डेटा को लाना पड़ेगा, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॉडल। कंट्रोलर क्या करेगा, उस स्पेसिफिक मॉडल को कॉल करेगा जो कि उस कंट्रोलर का डेटा रखता होगा। मॉडल जब वो डेटा कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा तो कंट्रोलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो उस तमाम डेटा को ले, और लेने के बाद उसको बाइंड करे आपके व्यू से, यानी आपकी प्रेजेंटेशन से, इससे। और बाइंड करने के बाद जो भी HTML है एक्चुअली दैट HTML इज नोन एज द रिस्पॉन्सिव HTML। उस रिस्पॉन्सिव HTML को एज अ रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स बैक करे आपकी HTML के से, और वो आपके ब्राउजर के ऊपर शो करवा दे। तो एक्चुअली दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर दैट हाउ इट वर्क्स। तो उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो व्हाट इज द रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। तो रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है, आपकी रिक्वेस्ट चली राउटिंग के पास गई, राउटिंग से कंट्रोलर को इनिशियलाइज किया, उसके बाद देखा कि जी कौन कौन से एक्शन या प्रोसेसेस रन करने हैं, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ